लास्ट टाइम हमने सेल, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट सेल्स के बारे में अध्ययन शुरू किया था। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में लेंगे, तो सेल ऑर्गेनेल्स किन किन प्रकार के पाए जाते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं, इनके बारे में हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जो आपके बेसिक हैं सेल ऑर्गेनेल्स, या जिन्हें हम कहते हैं कोशिकांग, यानी कोशिका में उपस्थित जो अंग होते हैं वो कोशिकांग कहलाते हैं। इन कोशिकांगों को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें क्रमशः एकल झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त और झिल्ली विहीन, एकल झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त, झिल्ली विहीन, याद रखिएगा, यूनिमेम्ब्रेनस, बायमेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन लेस आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार आता भी है कि मेम्ब्रेन लेस कोशिका या कोशिकांग का नाम बताइए। तो जब कोशिका आती है तो जूस्पोर वगैरह आपके हैं जो मेम्ब्रेन लेस है। इसके अलावा यदि हम बात करें एकल झिल्ली युक्त की, तो मैं एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ, समझिएगा। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स विच हैव सफिक्स फॉर्म, याद रखिएगा फॉर्म, तो वो सभी सेल ऑर्गेनेल्स जिनके पीछे फॉर्म लगा हुआ है, मोस्ट ऑफ द, वो सारे के सारे एकल झिल्ली युक्त या यूनिमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर जैसे डिस्क्राइब किया है, देखिएगा, तो एकल झिल्ली युक्त में आप देखिएगा पैरोक्सिफॉर्म, लाइसोफॉर्म, ग्लाइओक्सिफॉर्म, स्फीरोफॉर्म, मिजोफॉर्म। तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स विच हैव सफिक्स फॉर्म आर नोन एज यूनिमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, यानी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगीय कहलाते हैं। जबकि दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग हैं वो कोशिका में बहुत ही कम है। इन्हें हम देखते हैं। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों की जब बात आती है तो जो कोशिका के जो सबसे वृद्धतम कोशिकांग हैं, दीज आर बायमेम्ब्रेनस, ये दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। इनमें मुख्यतः हरित लवक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड लार्जेस्ट, और न्यूक्लियस केंद्रक, दीज आर बायमेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। तो हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड है वो है आपका मेम्ब्रेनलेस, यानी झिल्ली विहीन कोशिकांग। तो झिल्ली विहीन कोशिकांग में मुख्यतः आपके राइबोसोम, सेंट्रियोल, और मैंने जो अभी बोला जूस्पोर एक्सेट्रा, दीज आर मेम्ब्रेनलेस सेल और सेल ऑर्गेनेल्स। ये आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग का अध्ययन करेंगे। ये जो कोशिकांग हैं वो शक्ति ग्रह के रूप में जाना जाता है। कोशिका के शक्ति ग्रह के रूप में काफ़ी लेंदी सेल ऑर्गेनेल्स है, काफ़ी लंबा है, 2 या 3 लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट होगा। तो इसकी ये बिगनिंग मान के चलिए कि एक शुरुआत मात्र है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किसने खोज की, कितनी संख्या में उपस्थित होते हैं, इनका आकार क्या होता है, इनके बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम बचपन से पढ़ते आए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में से याद रखिएगा, कहते हैं सूत्र कणिका। हिंदी में क्या नाम दिया जाता है? सूत्र कणिका। तो ये सूत्र कणिका जो है उसका अपने को विस्तृत अध्ययन करना है। अब तो माइटोकॉन्ड्रिया, या जिसे हम कहें कॉन्ड्रियोफॉर्म, याद रखिएगा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में इन्हें अलग अलग नामों से जाना गया है। तो प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के समान अंगों को कॉन्ड्रियोफॉर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉन्ड्रियोफॉर्म जो हैं या माइटोकॉन्ड्रिया, वो सर्वप्रथम
कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, यानी कीट की पेशियों में इस कोशिकांग की खोज की गई। तो सर्वप्रथम किसने की? कोलिकर ने। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कोलिकर ने। याद रखिएगा, हम जो हैं जनरली जो पढ़ते हैं बेंडा, अल्टमान, इन नामों को पढ़ते हैं, परंतु ये बेंडा और अल्टमान ने इन्हें अलग अलग नाम दिए हैं। तो सर्वप्रथम कोलिकर ने कीट की पेशियों में इसकी खोज की, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वप्रथम पादप में खोज का श्रेय मेवेज को जाता है। ये वर्ड आपको याद रख लेना है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसे जाता है? मेवेज को जाता है। ओके, तो जंतु कोशिका या सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जाता है आपका कोलिकर को, जबकि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जाता है मेवेज को। इसके पश्चात आते हैं इनके अलग अलग जो नाम दिए वो किन किन साइंटिस्टों ने नाम दिए हैं। तो देखिएगा, फ्लेमिंग ने इन्हें फाइलिया कहा, जबकि अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा। ये नाम कई बार पूछा जाता है। बायोप्लास्ट वर्ड गिवन बाय, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो वो नाम है अल्टमान। जबकि बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? कॉन्ड्रियोफॉर्म। पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति की। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट कोशिकाओं में आरबीसी में मुख्यतः अनुपस्थित होता है। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में विभिन्न कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, और आरबीसी क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर सकते हैं, इस वजह से इनकी कोशिकांगों की संख्या उनमें आरबीसी में अनुपस्थित होती है। तो आरबीसी वो प्रोकैरियोट कोशिकाओं के अलावा मुख्यतः ये सभी यूकैरियोट कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के समान अंगों को कॉन्ड्रियोसोम कहा जाता है। ये आपको याद रख लेना है। एक चीज़ जो आपको और याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न कोशिकाओं में से सबसे अधिक कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उन कोशिकांगों में अधिक होगी, उन कोशिकाओं में अधिक होंगी जो विभिन्न कार्यों का संपादन कर रही हो, जो विभाजन कर रही हो, जो अति आवश्यक कार्य कर रही हों। उन कोशिकाओं में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो माइटोकॉन्ड्रिया कितनी संख्या में होते हैं? मुख्यतः हम जानते हैं कि भाई एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पर नहीं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या की बात करें तो विभिन्न जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है। उनके कार्यों के अनुसार उनमें संख्या पाई जाती है। अगर हम बात करें एक कोशिकीय जीव की, क्योंकि एक कोशिकीय जीव के संपूर्ण कार्यों का निष्पादन उस एकल कोशिका द्वारा ही किया जा रहा है, अतः इनकी संख्या इनमें सर्वाधिक होगी। जबकि बहुकोशिकीय जो जीव हैं उनमें एक कोशिका द्वारा संपूर्ण कार्यों का निष्पादन न होकर के कई कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, तो इनमें इनकी संख्या मुख्यतः कम होती है। तो इसे हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से देखते हैं। आप देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या विभ्य ज्योतकी कोशिकाओं में सर्वाधिक होती है। विभ्य ज्योतकी एवं उपापचयी कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है। उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय एवं विभ्य कोशिकाओं में इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। जबकि जो माइकोसिस्टिस एल्गी है, माइकोसिस्टिस एल्गी, इस एल्गी में इसकी संख्या 1 पाई जाती है। इस एल्गी में इसकी संख्या 1 पाई जाती है। सामान्यतः यदि यूकैरियोट कोशिकाओं की बात करें तो उनमें
लगभग 500 से 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पाई जाती है। दूसरी ओर यदि हम देखें, अभी हमने कहा कि जो नवीन और विभेद होते की कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, जबकि जो परसिस्टेंट या हम कहें कि जो स्थायी ऊतक होते हैं और पुराने ऊतक होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। ओके, नेक्स्ट, यदि हम इनकी साइज के बारे में जानना चाहें तो माइटोकॉन्ड्रिया की साइज क्या होगी। इसका आकार यदि हम देखें 5 से 10 माइक्रोन लंबा होता है और इसका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोन तक होता है। सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया यीस्ट कोशिका में, जबकि विशालतम माइटोकॉन्ड्रिया एमीबियंस की अंड कोशिका या oocytes में पाया जाता है, जो कि 80 माइक्रोन तक उपस्थित होता है। यदि इनके शेप की बात करें तो शेप इनका अलग अलग होता है। मोस्टली ये टेनिस के रैकेट के समान या गुंबदाकार शेप में ये होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। केमिकल कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, केमिकल कंपोजिशन जब आएगा तो कोई भी कोशिका या कोशिकांग फॉस्फोलिपिड, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि डीएनए में डीएनए भी पाया जाता है, जिसे हम मोस्टली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, एमटी डीएनए। ओके, उसकी वजह से इनमें बहुत सारे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो इसमें डीएनए उपस्थित होता है। डीएनए के साथ हम यहाँ पर कहते हैं इट इज ए पावर हाउस। क्या कहते हैं हम इसे? पावर हाउस। पावर हाउस, पावर हाउस यानी कोशिकाओं का शक्ति ग्रह, या हम कहें जो हम भोजन करते हैं उसके दहन कंबशन का कार्य ये इसके द्वारा किया जाता है, इसमें किया जाता है। अर्थात जो एनर्जी का प्रोडक्शन है इन फॉर्म ऑफ एटीपी वो माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है थ्रू रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और एटीपी फॉर्मेशन होगा तो समझ लीजिए कि रेस्पिरेशन से संबंधित समस्त एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होंगे, यानी आपके श्वसन से संबंधित समस्त एंजाइम इसमें उपस्थित होंगे। तो इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 65 से 70% प्रोटीन, 25 से 30% लिपिड होता है, अर्थात लिपिड व प्रोटीन से बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए व टीआरएनए भी होते हैं, पॉलीराइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। इनमें एमनियोसिंकोसिस एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि मैंने भी आपको कहा कि विभिन्न श्वसनीय एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए यूकेरियोट कोशिकाओं से अलग जबकि प्रोकैरियोट कोशिकाओं के समान होता है, अर्थात 70 इस प्रकार के इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। 70 इस प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट से समान होता है। इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे देंगे। ये बहुत ही अल्टीमेट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, क्योंकि इसमें डीएनए, सेल्फ का डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो इसमें सेल्फ ऑटोनोमस की प्रकृति भी पाई जाती है, प्रतिकृतिकरण की क्षमता भी पाई जाती है। अतः इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही अर्धस्वायत्त सेमी कंजर्वेटिव टाइप के कोशिकांग हैं, क्योंकि इनमें डीएनए उपस्थित होता है। तो ये इसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन है, जिसे हम आगे विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा।